के बीच में आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज माय ब्यूटीफुल वाइफ नेहा। मैं पी लिया लीजिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, पी लिया। मेरा चार्ज, ड्यूटी चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार जिन्होंने हमें आपसे मिलने का मौका दिया, और सारे लीडर्स का जिन्होंने सारी व्यवस्था की, और आप सबका कि आप सब यहाँ पे आए। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगी। सुनना चाहते हैं? यस। कछुए और खरगोश की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? सभी ने सुनी है ना? Yes. बचपन में ये देखो बच्चे भी बता रहे हैं उन्होंने भी सुनी है, लेकिन मैं थोड़ा सुना देती हूँ फिर भी, क्योंकि अलग अंदाज में सुनाऊंगी। आपने सुनी है कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें दोनों ने रेस लगाई और दोनों ने बात की कि जो जीतेगा वो विनर कहलाएगा। रेस चालू होती है, कछुआ चलता है धीरे धीरे, खरगोश चलता है तेजी से, एक जगह पे जाके रुक जाता है और रेस्ट करता है और सोचता है क्योंकि कछुआ धीरे धीरे आ रहा है तो मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ और फिर मैं दौड़ूंगा। और वो इतनी गहरी नींद में रेस्ट कर लेता है कि कछुआ अपने धीरे धीरे चाल से जीत जाता है। राइट? ये कहानी हमें क्या सीख देती है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यही ना, कि धीरे धीरे आप चलते रहो, आप जीत जाओगे। बचपन में यही सिखाया गया कि लगातार धीरे धीरे आप चलते रहो। लेकिन आज 21वीं सदी है, कहानी में ट्विस्ट आया। कछुए और खरगोश ने फिर से कहा कि चलो आज फिर से रेस लगाते हैं, हम दौड़ लगाते हैं। और इस बार क्योंकि खरगोश ने एक बार मात खाई है तो वो होशियार था, वो रुका नहीं, वो दौड़ते गया और अपनी काबिलियत को दिखाते हुए वो जीत गया। यानी अब धीरे धीरे चलने का समय नहीं रहा है, स्पीड से चलना पड़ेगा अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो। लेकिन अभी बाकी है पार्ट 3, क्योंकि 21वीं सदी है। हम सब जानते हैं कि आज ताकत टीम में है। तो कछुए और खरगोश ने आपस में बातचीत की और एक दूसरे से कहा कि भैया तेरी क्वालिटी तेज दौड़ने में, कछुए ने कहा खरगोश से और खरगोश ने कहा कछुए से कि तू पानी पे चल सकता है, तो अब हम मिल के दौड़ेंगे, क्योंकि मिल के दौड़ेंगे तो दोनों जीतेंगे। यस। तो आज टाइम है टीम वर्क का, जिसने आज हम क्या बात कर रहे हैं? नेटवर्क का। नेटवर्क किससे बनती है? टीम से। तो जिसने टीम के साथ काम कर लिया, जो टीम पे काम कर लिया, जो नेटवर्क पे काम कर लिया, जीत नेटवर्क बनाने वाले की भी होगी और जो उसके साथ आए उनकी भी होगी। तो मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे जस्ट एजुकेशन खत्म हुआ था, मैंने BSc फैशन डिजाइनिंग किया है, तो मैं अब एजुकेटेड अच्छी खासी हूँ। और जब बिजनेस मेरे सामने आया था, यूजुअली लोगों के माइंड में ये रहता है कि बिजनेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं, राइट? जो मतलब थोड़ा कमी है, या उनको करना चाहिए जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मेरे फादर ने ये बिजनेस शुरुआत की थी तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही थी, और मेरे फादर ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हमें बताया तो मैंने पापा को कहा कि पापा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम ये क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हम ये क्यों कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं देखे थे, सब चीजें हमारे पास भरपूर थी। तो पापा ने कहा, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग होती है फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, किसी और की रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। आपका सपना हो सकता है ये बिजनेस करने का, कुछ पैसा कमाने का, किसी का सपना हो सकता है अपने माँ बाप को अपने साथ रखने का। तो मेरे फादर ने ये बिजनेस किया था टाइम फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो व्यापारी थे, उनका बिजनेस था ऑलरेडी, वो उनका C&F था मेडिसिन का, वो बहुत अच्छा काम हमारा सेटल था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाहर हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था। तो पापा के पास समय नहीं हुआ करता था परिवार को देने के लिए,
तो पापा ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने एक बार नेटवर्क बना लिया तो मैं अपने परिवार को भरपूर समय दे सकता हूँ। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, हमें बताया बिजनेस करने के लिए। तो आप सभी मानते होंगे कि जब तक परिवार का साथ नहीं होता आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बिजनेस चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर परिवार आपके साथ ना हो ना, तो आप दुनिया के नंबर 1 बनने के मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। तो मेरे फादर ने मुझे और मेरी मम्मी को बिजनेस के बारे में बताया। हमने पहले शुरुआत में इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई की। मैंने बोला पापा मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है ये, मैं लोगों को क्या बोलूंगी, हल्दी ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, यही तो है ना बिजनेस, यही तो बताना है ना कि आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो मैंने बोला मैं ये नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं कैसे बोलूंगी अपने फ्रेंड्स को कि तुम ये खरीदो, ये ले लो, ये ले लो, मैं नहीं बताने वाली हूँ। आप जब अपने परिवार को खुद समझाते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, करना चाहिए, तब नहीं समझ में आएगा। हमें भी नहीं समझ में आया था, लेकिन मेरे पापा ने जो तरीका अपनाया, अगर आप भी अपनाएंगे तो आपका परिवार भी इस बिजनेस में 100% इन्वॉल्व होगा। वो तरीका था कि पापा भी इस तरीके के एक सेमिनार में हमें लेके गए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आपका विजन क्लियर होता है, आपको पता चलता है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। और स्टेज पे जब मैंने ऐसे सेमिनार को अटेंड किया, मेरी जिंदगी का पहला सेमिनार, मैंने अपनी लाइफ का पहला सेमिनार। आज सचिन सर को बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, यस, लगभग सब लोग पहली बार सुन रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का पहला सेमिनार सचिन सर का अटेंड किया था। तब मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। और जब मैंने सर को स्टेज पे देखा, मैंने कहा कि ये ठीक है भाई, सर अगर कर सकते तो मैं तो कर ही सकती, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी। फ्रेंड्स, जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आपके पास एक दिमाग के साथ एक छोटा दिमाग फ्री आता है, दैट इज डेढ़ होशियार। तो मैं अपने आप को डेढ़ होशियार मानती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ पता है, मेरे से स्मार्ट दुनिया में कोई नहीं है। और मैंने जब सचिन सर को देखा तो मुझे लगा कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए। मुझे स्टेज बहुत अच्छा लगता है। किसको किसको स्टेज अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। बट ऑब्वियस है, अगर मैं माइक आपको दे दूं तो आपको लगेगा कि कोई मेरी कहानी भी सुन ले, है ना? तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे ये स्टेज चाहिए। स्टेज इसलिए चाहिए कि मुझे लोगों को अपनी कहानी सुनानी है, मुझे लोगों को अपनी बात बतानी है। और आरसीएम बिजनेस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि 2 से 5 साल आप कड़ी मेहनत कर लीजिए, ये स्टेज आपका है। बिजनेस की शुरुआत की, फिर हमारी शादी हुई 2010 में। हमारी शादी हुई 2010 के बाद आज 13 साल हो गए हमारी शादी को। और हिंदुस्तान के बहुत सारे खूबसूरत शहर में घूम चुकी हूँ। यहाँ से कितने लोग साउथ जा चुके हैं घूमने के लिए? नहीं, 1-2 काम करने के लिए गया। कश्मीर कितने लोग जा चुके हैं? यहाँ से पास पड़ता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि पास डेस्टिनेशन है तो आसानी से जाया जा सकता है। फिर भी 2-4 लोगों के हाथ खड़े हुए। कितनी बार जा चुके हैं? 1 बार, 2 बार, है ना? फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस मुझे मौका देता है कि मैं हर साल कश्मीर घूम के आऊँ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ पता है? ये हर व्यक्ति का सपना होता है, कोई ना कोई ड्रीम प्लेस होती है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, होता है ना? यस, कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको लगता है एक बार तो जिंदगी में, एक बार तो मैं वहां जाके आऊँ। है ऐसी जगह कोई? मेरे लिए वो जगह कश्मीर थी। मैंने जब भी सुना था नाम, मतलब हमेशा सोचती थी कितनी ब्यूटीफुल, और एक्चुअली में खूबसूरत है। जब आप जाते हो तो आपको एहसास होता है कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो मेरा मन करता था कि मैं वहां जाऊं। मेरा ये भी मन करता था कि मैं हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाऊं। हर साल कितने लोग यहाँ पे जो अपने परिवार को हर साल कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं? कब लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जा पा रहे ये मुझे पता है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं
कि हम अपने सपनों को कहीं छुपा के रख देते हैं। बचपन में जब हवाई जहाज हमारे सर के ऊपर से गुजरता था ना, तो एक सपना लिया था हमने, शायद आपने भी लिया होगा, कि उस हवाई जहाज में एक बार तो बैठना लिया था। लेकिन क्या वो हम सपना पूरा कर पा रहे हैं? नो क्यों? क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है। रेगुलर जो जिंदगी में चाहिए, आज से बोलते हैं 1920 में 20 रुपए या 10 रुपए 20 रुपए चाहिए थे लाइफस्टाइल अच्छी जीने के लिए। आज 21वीं सदी है, यहाँ पे आपको अगर ठीक ठाक जिंदगी गुजारनी है तो मिनिमम कितने रुपए चाहिए पता है आपको? 1 लाख। पता तो है कितने लोगों को आते हैं? नो आगे के जो सीनियर लोग हैं वही हाथ खड़ा करेंगे। 10,000 में तो दम घुट जाता। हाँ, आ सकता है अगर आज से में आप 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करें। यस आया नहीं कोई बात नहीं, आ सकता है, आपका प्रयास होना चाहिए। कहते हैं ना सर, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि जब आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है आरसीएम जैसा, जहां पे आपको करना क्या है, जब मुझे बताया गया था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हम, विशेष करके मैं महिलाओं की बात करूंगी, और बाकी आप सब पुरुषों की भी आदत है, सिर्फ महिलाओं की आदत नहीं, चर्चा करने की। करते हैं ना, शाम को चाय ठेले पे चर्चा करते होंगे, आज पॉलिटिक्स में ये हुआ, आज इसने ऐसा किया, आज बारिश इतनी। भैया मेरे को पता है कि कुछ लोग इतने काबिल होते हैं कि बादल को देख के बताते थे बारिश आने वाली कि नहीं आने वाली, है ना? ऐसा है ना? अरे वो बारिश आए चाहे न आए, क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि आपके घर में पैसे कितने बढ़ रहे हैं? लेकिन उसकी जगह अगर हम चर्चा करते हैं कि आरसीएम के बारे में चर्चा करते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों से इस प्लान के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनकी भी जिंदगी बदलेगी और हमारी भी जिंदगी बदलेगी। मतलब हमारी दिशा को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हम अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? महिलाएं वेस्ट करती है इस चर्चा में कि उसके घर में क्या हुआ। करते हैं ना? अरे हर महिला की आदत थी, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। आज से माने से पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। ये क्वालिटी है ना, भी भगवान ने दी है, क्या करें? चर्चा करने की क्वालिटी महिलाओं को भगवान ने दी है पहले से, और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, आरसीएम बिजनेस वाले लीडर्स को चाहिए ये क्वालिटी चर्चा करने की। बस हमें चर्चा बाहर के लोगों की नहीं करनी, हमें चर्चा आरसीएम की करनी है। हमें चर्चा करनी है इस बिजनेस से क्या हो सकता है। हमें अगर समय हमारा टीवी में वेस्ट हो रहा है, जो सास बहू के सीरियल है, सतीश पंडित जी एक बात कहा करते थे, उनकी बात उस दिन जब मैंने सुनी थी, उस समय मैंने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद से अभी भी हमारे घर में टेलीविजन नहीं है। पवनदीप जी, अगर आप इस बार रायपुर आए तो एक बार घर जरूर विजिट कीजिएगा। इतना बड़ा घर बनाया हमने, 7 कमरे का घर है हमारा। आरसीएम बिजनेस की वजह से है ये 7 कमरे का घर। ये घर लिया था कोरोना के टाइम, जब लोगों की हालत थोड़ी टाइट थी। उस समय जब घर खरीदा और घर में लगे 2 करोड़। मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि ये ड्रीम आपका हो सकता है और ये आरसीएम बिजनेस पूरा कर सकता है। हमारे घर में, इतने बड़े घर में टेलीविजन नहीं लगाया हमने, और हम उसको टाल रहे हैं कि जब तक टल सके तब तक टालते रहेंगे, क्योंकि टीवी के सामने बैठने से आप कभी भी टीवी के अंदर नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। सतीश पंडित जी ये कहा करते थे कि आपको अगर टीवी के अंदर आना है तो आपको टीवी के सामने बैठना बंद करना पड़ेगा। ये बात मैंने सुनी थी 2007 की शुरुआत में, और उस समय जब मैंने टीवी के बाहर बैठना बंद किया फ्रेंड्स, एक छोटा सा, मतलब आपको ये बता रही हूँ कि क्या हो सकता है। 2007 नवंबर में, हमारी शादी से पहले की बात है, 2007 नवंबर में, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था, मुझे मौका मिला आरसीएम बिजनेस में फैशन शो करवाने का,
और 2007 में वो फैशन शो हुआ, क्योंकि मैं टीवी के सामने नहीं बैठती थी, इसलिए पूरी सीडी बनी और पूरे हिंदुस्तान में वो सीडी घूमी मेरी। ये ताकत है, ये सच्चाई है। हम जो भी पाना चाहते हैं वो हम खुद हासिल कर सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। तो हमें वो समय जो है, अब महिलाओं से जब हम बात करने जाते हैं या पुरुषों से, टाइम कहाँ है? मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन वो समय हमको समय से चुराना पड़ेगा अगर हमको अपने सपने पूरे करने हैं। तो हमने भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो जब मैं और फादर निकलते थे ना बिजनेस लेके लोगों के पास, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने सीनियर लीडर्स हैं जो एकदम कमिटेड हैं वो टाई और सूट में ही हैं। तो जब हम अपने घर से निकलते थे ना, पापा टाई और सूट में निकलते थे और मैं उनके साथ निकलती थी, तो लोग हमारे दूर से मजाक उड़ाते थे, तो देख देख आज से मारी है। और जब हम वापस गुजर जाते थे वहां से, देख देख आज से जा रही है। आपके साथ ऐसा होता है? Yes. लोग मजाक उड़ाते हैं। Yes. अगर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आप आज से बिजनेस कर रहे हैं और आप लगातार उनकी बात सुनते हुए करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। आज मेरी फ्रेंड्स, जितनी भी फ्रेंड्स जिनको मैंने बिजनेस बताया था, जैसे सचिन सर बता रहे थे कि बिजनेस बताया था लेकिन वो अब नहीं, उनको नहीं बता रहे हैं, जो दोस्त हैं जो स्पेशली जो मना कर चुके थे। मेरी जितनी सहेलियां हैं, मेरा पोस्टर हमेशा देखती रहती है फेसबुक पे, मेरा पोस्टर हमेशा देखती रहती है व्हाट्सएप पे, और मुझे मैसेज, मेरे को जब भी फोन करेंगी या पूछेंगी, अरे नेहा कहाँ जा रही है आजकल? तो कितनी किस्मत वाली है ना, तू अच्छा घूमती रहती है। मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि किस्मत वाला बनने का, किस्मत वाली बनने का मौका आपको भी मिला था। फ्रेंड्स, आज वो मौका आपको भी मिल रहा है, इसको मत छोड़िएगा। आरसीएम बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे किए, जितने भी मैंने कभी सोचे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम जितने सपने देखेंगे वो सारे पूरा करेगी आरसीएम बिजनेस। लेकिन आज सचिन सर और मैंने हमारी शादी के बाद एक नया सपना बनाया। बता दूं वो सपने के बारे में? वो सपना ये है फ्रेंड्स, आज हम रिटायर्ड हैं, हम यंग रिटायर्ड हैं हम लोग। आज हम काम न भी करें ना, तो हमारे घर में पैसे आने बंद नहीं होने वाले। आज हम काम मजबूरी से नहीं करते हैं, मर्जी से कर रहे हैं। और ये सपना बनाया है कि जैसी हमारी जिंदगी बदली है, वैसे हमने सपना बनाया कि कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को छुए और उनको उनकी जिंदगियों में कुछ बदलाव लाने का मौका मिले। क्योंकि जैसे आरसीएम ने हमारा सपना पूरा किया, हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को भी बताएं जिनके पास कोई सपने हैं और आरसीएम बिजनेस उनका भी सपना पूरा कर सकती है। ये हमारा ड्रीम है, क्योंकि पता है जो तकलीफें सचिन सर ने देखी है, जो लाइफस्टाइल आज हमारे पास है, वो नहीं होती अगर इनके ड्रीम्स नहीं होते। अगर ये लोगों की बात सुन के मना कर देते, अगर मेरे फादर भी ये बात सोच के रह जाते कि मेरा तो ऑलरेडी अच्छा व्यापार है, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। आज मेरा ब्रदर स्टार एमरल्ड पे है, सचिन सर के मामा जी यानी मेरे मामा ससुर एमरल्ड पे हैं और एक स्टार पर्ल पे है। पूरी फैमिली हमारी आरसीएम बिजनेस में है, 100% हमारी पूरी फैमिली। मेरे एक भैया हैं जो राजस्थान में रहते हैं, वो पर्ल पे हैं। हमारे पास 3 डिपोज है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे कुछ सपने थे जिनको हमने ठान लिया था कि इन्हें हमें पूरा करना है। अगर हम लोगों के बारे में सोचते तो जो आपका वेट आज बाहर कर रहे हैं लोग, अभी आप जब बाहर जाएंगे तो लोग आपका वेट कर रहे हैं। आपको पता है वेट कर रहा है आपका? क्या बोलने के लिए? अच्छा आ गया मीटिंग से। तो जो आज मैंने और सचिन सर ने और बाकी लीडर्स ने आपके अंदर थोड़ी हवा भरी है, वो निकालने को तैयार है। वो रेडी है आपकी हवा निकालने को। लेकिन
अगर आपके सपने आपके पास लिखित रूप में मौजूद है तो कोई भी आपको निराश नहीं करेगा। लिखित रूप में होना चाहिए। बैठिए आज अपने परिवार के साथ। मैं बोल रही हूँ सिर्फ, अच्छा कार अगर आप खरीदेंगे अकेले घूमने जाएंगे? किसको लेके जाएंगे? फैमिली को, पूरे परिवार को लेके जाएंगे? यस। तो बैठिए उनके साथ, पूछिए उनका क्या सपना है, कैसा घर चाहिए, कौन सी कार चाहिए। सारे अपने परिवार के सपने लिखे, कम से कम 100 सपने आपके पास लिखित रूप में होने चाहिए। 100, छोटे से बड़े सब चीजें, छोटे सी बड़ी जितनी भी है, चाहे वो मिक्सी लेना हो घर पे, चाहे वो एलईडी टीवी लेना हो घर पे, चाहे वो इस दिवाली पे नए कपड़े लेना हो बच्चों के लिए, कुछ भी हो सब लिखिए और उन सपनों में से 5 बड़े सपने छांट के निकालिए और 5 चार्ट पेपर जो उन 5 सपनों को लिखिए और घर की 5 दीवारों पे चिपकाइए। कोई भी दीवार नहीं, वो दीवार का जगह मैं बता देती, बता दूं? चिपकाएंगे तो बताओ कितने लोग ये काम करेंगे? अच्छा, कुछ लोग अभी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, पहले आपने देखा भगवान का रूप देखा है? ये ऐसे रहते थे हाथ, आशीर्वाद के रूप में। गुरु नानक जी का भी हाथ ऐसे ही है ना। ये इसका मतलब क्या होता है? तथास्तु। मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके आप रोएंगे तो भगवान क्या बोलेंगे? आप हंसेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक यू, आपने मेरा सपना पूरा किया, तो भगवान क्या बोलेंगे? तो भगवान का सिर्फ एक ही काम है, तथास्तु बोलना। अब आप रोएंगे तो भी भगवान बोलेंगे तथास्तु। आप रोता नहीं, वो तथास्तु का मतलब ये कि जो आप चाहो वो आपको मिले। आप अभी मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। 24 घंटे में आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जुबान पे सरस्वती विराजमान होती है, तो आप जो भी बोले वो सच हो जाता है। तो अगर अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? राइट। तो भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। एक बच्ची छोटी सी, वो बहुत जल्दी गुजर गई ऊपर भगवान के घर। जब छोटी सी बच्ची आई, उसने जिद की भगवान मुझे आपका घर देखना है। तो भगवान ने बोला चलो मैं दिखाता हूँ। भाई जैसा अपना घर है वैसे भगवान का तो घर होगा ना। तो भगवान ने दिखाया, देखो ये मेरा ड्राइंग रूम, ये मेरा ड्रेसिंग रूम, ये मेरा डाइनिंग रूम, ये मेरा किचन, ये मेरा बेडरूम। एक रूम में ताला लगा हुआ था। अब बच्ची है, जिद करने लगी मुझे ये रूम भी देखना है। तो भगवान ने बोला चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। भगवान ने जैसे ही खोला, अंदर गए, बच्ची ने देखा सब चीजें अधूरी पड़ी हैं। कोई सर्टिफिकेट अधूरा है, कोई कार अधूरी है, कोई घर अधूरा है। तो सब चीजें अधूरी देख के वो बच्ची बड़ी आश्चर्य में, कबाड़ी का रूम हो गया ना वो, तो टूटा फूटा सामान क्या होता है? कबाड़ी का रूम हो गया। बच्ची ने बोला कि भगवान आपके घर में कबाड़ कैसे पड़ा है? बोले बेटा बात ये है कि धरती पे जब भी कोई व्यक्ति एक सपना देखना चालू करता है, मैं ऊपर उसका निर्माण करना चालू कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो सपना देखना बंद कर देता है, उसके लिए काम करना बंद कर देता है, मैं निर्माण बंद कर देता हूँ। आपने अगर सपना देखा और उसके लिए एक्शन प्लान बना लिया तो ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। लेकिन अगर आप बीच में रुक गए तो मैन्युफैक्चरिंग बंद। राइट? तो 5 बड़े सपने निकालिए, उनको 5 दीवारों पे चिपकाइए। पहला दीवार है आपकी छत, जिस बेडरूम में सोते हैं उस छत पे ऊपर जहाँ पंखा लगता है, क्योंकि जब आप सुबह उठे तो आप अपना सपना देखें, जब आप रात को सोए तो सपना देख के सोए, विजुअलाइजेशन। दूसरा, आईने के बाजू में जहाँ पे आप रोज तैयार होते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ हम बार बार जाते हैं, और बार बार आप जब अपने सपनों को देखते रहेंगे ना तो लोगों की नेगेटिव बात आपको सुनाई देनी बंद हो जाएगी। तीसरी जगह है किचन में, अगर आप अपने परिवार का साथ चाहते हैं तो
आप अगर किचन में लगाते हैं तो आपका परिवार भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपको मोटिवेट करेगा कि हमें ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं करना है जो हमें मना कर रहे हैं, हमें ये बिजनेस हमारे सपनों के लिए करना है। चौथी जगह है वॉशरूम में, जहां हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए विचार आते हैं। जब आप अपने सपनों को देखेंगे तो आपको लगेगा इनको पूरा करना है, कैसे करना है, रास्ते मिलते हैं। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्राइंग रूम में, जहाँ पे बाहर के गेस्ट आते हैं। आप बोलोगे मैम मजाक कर रहे हो, सबके सामने सपना बता देंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही होगा ना, जब कोई आपका सपना पढ़ लेगा कि जैगवार कार खरीदनी है 2025 में, तो क्या बोलेंगे? वो तो भगवान तथास्तु बोलेंगे, गेस्ट थोड़ी बोलेंगे तथास्तु। गेस्ट तो मजे लेंगे, बोले अच्छा अभी बाइक में घूम रहा है और जैगवार कार लेनी है तेरे को। आते जाते आपको पूछेंगे आगे तेरी कार, पूछेंगे ना? अरे भैया उनको थैंक यू बोलो, वो आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको याद दिलाने के लिए तेरा सपना है, तेरे को काम करना है। तो इसीलिए ड्राइंग रूम में लगाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐलान कर देते हो ना कोई चीज का, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आप पीछे का पुल जला के आगे बढ़ चुके हो। कर सकते हो? पक्का? ये सपनों के चक्कर में मैंने अपनी कहानी तो बताई नहीं, बता दूं? सर ने कहा ना कि बहुत तकलीफ आई थी, बहुत मुश्किल आई थी। अरे ऐसे छोटी मोटी तकलीफ आती रहती है। 2015 में नवंबर में मुझे कैंसर हुआ। आप बोलोगे मैम ये छोटी मोटी तकलीफ है। अरे छोटी मोटी है, क्योंकि ऊपर वाला तभी आपको तकलीफ देता है जब उसको विश्वास होता है कि आप इस तकलीफ से पार हो जाओ। तो 2015 में मुझे कैंसर हुआ, तो फिर मैं ठीक हो गई। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इसमें न्यूट्रीचार्ज का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि कैंसर से लड़ने में न्यूट्रीचार्ज मदद नहीं करता, लेकिन कैंसर से होने वाले साइड इफेक्ट्स में न्यूट्रीचार्ज बहुत हेल्प